बच्चों अपन लेके आए हैं चैप्टर नंबर 14 श्वसन है, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल और छोटे सवालों की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है ये सेल है, इस सेल का ये क्या है कोशिका द्रव है और ये क्या केंद्रक है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपको ध्यान रखना है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कोशिका द्रव के अंदर क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होती है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पुटअप होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है। बच्चे बक्कड़ बक्कड़ खेलना शुरू करते हैं, बच्चे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता सोचते हैं कहाँ होती है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस को अपन ईएफबी चक्र भी कहते हैं, एमंडन-मेयरहोफ और पार्टनर चक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्रिया होती है आपको बताना है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अगला सवाल है क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बच्चों सवाल आपको लग रहे हैं सिंपल, आप लोग ऐसे क्या है इनको सीरियस नहीं लेते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें तुरंत ये सवाल पुटअप हो जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। फिर बच्चे इधर देखते हैं उधर देखते हैं सोचते हैं कहाँ होता है सर। तो ये बच्चों आपको क्या है याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई सर ने बताया था ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है और ये क्रिया हमारी कोशिका द्रव में होती है, प्रत्येक कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। अगला सवाल है क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अब सवाल है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। ग्लाइकोलाइसिस में ये ग्लूकोज का अणु टूटता है और दो पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, दो पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। अब आपसे पूछा कि भाई इसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद होते हैं CO2 और जल और ऊर्जा। CO2 जल और ऊर्जा तीनों क्या है क्रेब्स चक्र के अंतिम उत्पाद है। ये चारों सवाल आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाने चाहिए। कभी भी आपको उठा के पूछ ले कि बेटा ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, आप कहोगे सर ये हमारे कोशिका द्रव में होता है। क्रेब्स चक्र का होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फिर उसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, क्या होता है। और भी डीप में आए तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ये क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल है। अब क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है CO2 और जल है, ये ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिखे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, श्वसन गुणांक के क्वेश्चन है। इस बार श्वसन गुणांक निर्भर करता है। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया कि आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट होता है वो क्या है। तो रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट होता है, इसको अपन क्या कहते हैं श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपन सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, और कौन सी गैस मुक्त करते हैं CO2 मुक्त करते हैं। तो अपन कहते हैं मुक्त हुई CO2 का आयतन, CO2 कितनी मुक्त होगी, मुक्त हुई CO2 का आयतन और ग्रहण की गई O2 के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं श्वसन गुणांक कहते हैं। ये परिभाषा याद होनी चाहिए कि आपको एक नेचुरल सी बात है कि आप श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हो, आप कहोगे सर ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हो, क्या CO2 मुक्त करते हैं। तो मुक्त की गई CO2 का आयतन बटा ग्रहण की गई ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं श्वसन गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि एक गणनांक श्वसन मापी होता है जिसकी सहायता से श्वसन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। श्वसन गुणांक की परिभाषा है यानी कोई निश्चित भार वाला ऊतक है, निश्चित समय में कितनी ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करेगा और कितनी CO2 मुक्त करेगा, उसके आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं श्वसन गुणांक कहते हैं। अब इन्होंने सवाल पूछा है कि श्वसन गुणांक निर्भर करता है श्वसन क्रिया दर पर, ऑक्सीजन पर, CO2 पर, श्वसन उत्पाद पर। तो श्वसन क्रिया दर अलग अलग होते हैं, जैसे वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये श्वसन क्रिया दर होते हैं जो श्वसन क्रिया में आधारी पदार्थ का काम करते हैं और जिनका ऑक्सीकरण होता है उत्पाद बनता है उनको कहते हैं श्वसनीय क्रिया दर। तो जो श्वसनीय क्रिया दर होते हैं वो अलग होंगे तो श्वसन गुणांक भी भिन्न होगा। तो इसका उत्तर होगा श्वसनीय क्रिया दर। फिर अगला सवाल है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक में कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन और क्या होती है 6 CO2 मुक्त होती है।
प्लस 6 जल के अणु मुक्त होते हैं प्लस ऊर्जा। अब अपने को इसका श्वसन गुणांक ज्ञात करना है। तो श्वसन गुणांक का सूत्र है मुक्त की गई CO2 और ग्रहण की गई O2। मुक्त की गई CO2 कितनी है 6 है और ग्रहण की गई O2 कितनी है 6 है। मुक्त की गई जो CO2 है वो 6 है और ग्रहण की गई ऑक्सीजन भी कितनी है 6। तो 6/6 कितना होता है 1। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक कितना होगा, आपका उत्तर होगा 1। कितना होगा 1 होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल इन्होंने बहुत ही सिंपल पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों ये डाटा। ठीक है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वसा का श्वसन गुणांक होता है, वसा का ये जैसे पामिटिक अम्ल का सूत्र दे रखा है C51, H इंटियाणु ऑक्सीजन है वो 2 है। ऑक्सीजन बहुत कम होती है इसलिए ऑक्सीजन को ये ग्रहण करता है। तो ये क्या करता है 145 ऑक्सीजन ग्रहण करता है और 102 CO2 बाहर निकलती है। तो ग्रहण की गई CO2 कितनी है, ग्रहण मुक्त की गई CO2 कितनी है 102 और ग्रहण की गई O2 कितनी है 145। जब 145 में का भाग 102 में देते हैं तो 0.7 के लगभग आता है। तो वसा का श्वसन गुणांक 0.7 होता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, ये आपको सूत्र लगाकर श्वसन गुणांक ज्ञात करना है। प्रोटीन का श्वसन गुणांक होता है, प्रोटीन का श्वसन गुणांक लगभग 0.8 से 0.9 के बीच होता है, यानी इसका श्वसन गुणांक 0.8 से 0.9 के बीच होता है। ठीक है, अगला सवाल है 2, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद है C51, H इंटियाणु ऑक्सीजन 2, फिर ब्रैकेट बंद है प्लस 145 ऑक्सीजन 102 CO2 इंटियाणु H2O का श्वसन गुणांक होगा। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको क्या करना है कि ज्ञात करना है इसका उत्तर बच्चों, कि इसका उत्तर कितना आएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन एक प्रकार की क्रिया है। श्वसन एक प्रकार की अपचय क्रिया है, उपचय क्रिया है, संश्लेषण क्रिया है, उपरोक्त सभी है। तो श्वसन में क्या होता है कि ये जैसे ग्लूकोज है इसका विघटन होगा C6H12O6 और फिर बनेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस जल बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है अपचय, अपचय में 2 वर्ड है शुरू के, अप यानी अपघटन, क्या है अपघटन, यानी एक तरह से तोड़ फोड़ वाली अभिक्रिया है। उपचय निर्माणकारी अभिक्रिया होती है। आप इसमें कंफ्यूजन रहते हो कि श्वसन अपचय क्रिया है उपचय क्रिया है, आप वहां सोच में पड़ जाते हो कि इसको कैसे याद रखें। तो मैंने एक तरीका बढ़ा दिया है, आपको याद रखना है अप 2 वर्ड शुरू के आते हैं और आगे घटन जोड़ना है। ठीक है, उप के घटन आगे जुड़ेगा नहीं और अप के अपघटन जुड़ता है, यानी ये अभिक्रिया टूटने वाली अभिक्रिया होती है। तो श्वसन एक प्रकार की अपचय क्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो श्वसनी पथ है, नेक्स्ट ये प्रश्न ध्यान से सुनना, श्वसनी पथ को कहा जाता है। श्वसनी पथ होता है, इसमें क्या होता है निर्माणकारी अभिक्रिया भी होती है और विघटनकारी अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, जैसे वसा है उस वसा से क्या होगा वसीय अम्ल और 2-ग्लिसराइड बनेगा, वसीय अम्ल और 2-ग्लिसरॉल बनेगा। ये जो ग्लिसरॉल है ये क्या करेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण करेगा और 3-PGL का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे कोएंजाइम वगैरह भी बनते हैं। तो अपन कहते हैं श्वसनी पथ कैसी क्रिया है, अपचय क्रिया है, उपचय क्रिया है, अपचय क्रिया है, एम्फीबोलिक है। तो आपको याद रखना है कि श्वसनी पथ, ये वर्ड ध्यान से पकड़ना, श्वसनी पथ एक प्रकार की एम्फीबोलिक क्रिया होती है। ठीक है, अगला सवाल है प्रोटीन का अपघटन करने वाला एंजाइम कौन सा है। प्रोटीन का अपघटन बच्चों प्रोटीएज एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन का अपघटन करता है और एमिनो अम्ल बनता है। क्या बनेगा एमिनो अम्ल बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन का अपघटन कौन करता है, प्रोटीएज एंजाइम करता है और एमिनो अम्ल बनते हैं। वसा के अपघटन से, वसा का अपघटन होता है वो लाइपेज करता है। वसा का अपघटन से किसका निर्माण होगा, वसीय अम्ल का होगा, ग्लिसरॉल का होगा या एमिनो अम्ल का होगा या फर्स्ट और सेकंड। तो वसा के अपघटन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर अगला सवाल है ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से आपको बताना है 36 एटीपी। ऑक्सी श्वसन है, अनऑक्सी नहीं है। अगर अनऑक्सी होता तो अलग हो जाता उत्तर। इसने पूछा ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं, तो आपको बताना है 36।
या अनऑक्सी श्वसन होता तो उत्तर हो जाता 2 एटीपी। ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसका उत्तर होगा 36 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। ठीक है, ये शटल पर भी निर्भर करता है, लेकिन आपके शटल नहीं दिया, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। ये 36 एटीपी आपको याद रखना है, पूरा चित्र। ठीक है, मध्यवर्ती कड़ी में कितने बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं, क्रेब्स चक्र में कितने बनते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सी श्वसन और किण्वन में अंतर। ऑक्सी श्वसन और किण्वन में अंतर है, मैं प्ले लिस्ट है उस ऑक्सी श्वसन और किण्वन है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो बना हुआ एक अलग से, उसका आपको लिंक डाल दूंगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ऑक्सी श्वसन और किण्वन में पूरा एक 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है। तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, तो अपन क्या करते हैं कि उसको आप अलग से देख लें। ठीक है, ये ध्यान रखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटीएस कहां संपन्न होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहला है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर, दूसरा होता है कोशिका दल पर, तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और चौथा है कोशिका दल में। तो अपने को पता है कि कोशिका दलों के अंदर क्या होगा, कोशिका दलों के अंदर आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है, कोशिका दलों के अंदर आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र होगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है। क्रेब्स चक्र कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होगा, भीतरी झिल्ली पर। कौन सा साइटोक्रोम गतिशील है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। साइटोक्रोम सी होता है वो गतिशील होता है। ठीक है, साइटोक्रोम सी होता है वो भाई झिल्ली पर पाया जाता है, स्थित होता है बाहर की ओर, और ये गतिशील होता है। ये साइटोक्रोम ये गतिशील है। कौन से साइटोक्रोम में 2 तांबा केंद्र होते हैं, ये साइटोक्रोम बना होता है लौह धातु का। किसका बना होता है, लौह धातु का बना होता है। लेकिन कौन से साइटोक्रोम में 2 तांबा केंद्र होते हैं, तो साइटोक्रोम ए और A3 के अंदर 2 तांबा केंद्र होते हैं, ये ध्यान रखना है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु बनते हैं, 3। और यहाँ अगर FADH होता तो यहाँ उत्तर होता आपके 2 एटीपी। ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटी छोटी बातें हैं कि NADH2 कितने एटीपी अणु के बराबर होता है, 3 एटीपी, और FADH2 कितने एटीपी अणु के बराबर होता है, 2 एटीपी अणु के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।